नमस्कार और स्टॉक स्ट्रीट में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज की हालिया तिमाही से जुड़े दस्तावेजों का कह सकते हैं एक पूरा ढेर है। हमारे पास ताज़ा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, वित्तीय आंकड़ों का सार है और सबसे दिलचस्प जो हाल में हुई एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल है उसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट भी है। इन सभी को जो हम देखते हैं तो एक कहानी बिल्कुल साफ नजर आती है, एक पुराने दौर की तेल और गैस कंपनी की जो एक नए जमाने की टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर कंपनी बनने की कोशिश कर रही है। तो आज हमारा मकसद इन दस्तावेजों की गहराई में जाकर ये समझना है कि ये जो बदलाव है ये सिर्फ कागजों पर है या हकीकत में भी उतना ही दमदार है। तो चलिए इन आंकड़ों के पीछे की कहानी निकालते हैं। सबसे पहले बड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो किसी भी कंपनी की सेहत का पहला थर्मामीटर होते हैं। दूसरे तिमाही के जो नतीजे हैं वो पहली नज़र में तो काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। कुल रेवेन्यू लगभग 10% बढ़कर 2,83,548 करोड़ हो गया है। इबिडा यानी ऑपरेशन से होने वाली कमाई 15% बढ़कर 50,000 करोड़ के पार है और टैक्स के बाद का मुनाफा भी 14% बढ़कर 22,100 करोड़ तक पहुंच गया है। हाँ, और ये आंकड़े अपने आपने पे अच्छे हैं, लेकिन जो बात यहाँ समझने वाली है वो ये है कि ये ग्रोथ तब आई है जब पिछले साल के मुकाबले कच्चे तेल की कीमतें कम थीं। अच्छा। अगर रिलायंस आज भी सिर्फ एक तेल कंपनी होती तो शायद हमें ये नंबर देखने को नहीं मिलते। इससे पहला और सबसे बड़ा संकेत मिलता है कि कंपनी का जो डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब अलग अलग बिजनेस में विस्तार, वो अब वाकई में रंग ला रहा है। ये जो 15% की ईबिटा ग्रोथ है ना, इसका बड़ा हिस्सा जियो और रिटेल से आया है। ठीक है, तो मतलब जो नए बिजनेस हैं वो अब पुराने बिजनेस की किसी भी सुस्ती की भरपाई करने लगे हैं। लेकिन इन्हीं दस्तावेजों में एक और बात छिपी हुई है। फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन यानी ब्याज का खर्च और मशीनरी की घिसावट का खर्च, ये दोनों ही 12 से 14% बढ़े हैं। ये तो मुनाफे पर एक तरह का दबाव है ना। ऐसा लगता है कि कंपनी जितना कमा रही है उतना ही या उससे ज्यादा खर्च भी कर रही है। आपका सवाल बिल्कुल सही है और यहीं पर एक निवेशक के लिए कहानी दिलचस्प हो जाती है। ये जो बढ़ा हुआ खर्च है, ये कंपनी को चलाने का या मेंटेन करने का खर्च नहीं है। तो फिर ये भविष्य बनाने का खर्च है। इसका लगभग पूरा हिस्सा 5G नेटवर्क को देश के कोने कोने में फैलाने और नए रिटेल स्टोर खोलने में गया है। इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर या केपेक्स कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म में मुनाफे पर बोझ जैसा लगता है, लेकिन असल में ये उस नींव की ईंटें हैं जिस पर भविष्य की ग्रोथ की इमारत खड़ी होगी। तो चलिए इसी नींव की बात करते हैं जहां सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है। शुरुआत जियो से करते हैं। सब्सक्राइबर्स के आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। 50 करोड़ से ज्यादा कुल ग्राहक और उनमें से 23 करोड़ से ज्यादा 5G पर आ चुके हैं। हाँ, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इन ग्राहकों से कंपनी की कमाई भी बढ़ रही है? बिल्कुल, और यही जियो की कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। प्रति ग्राहक औसत कमाई, जिसे हम ARPU कहते हैं, वो बढ़कर 211.40 रुपए हो गई है। और जो बात कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने जोर देकर कही वो ये थी कि ये बढ़ोतरी मोबाइल का बिल बढ़ाने से नहीं हुई है। अगर टैरिफ नहीं बढ़ाए तो फिर ARPU बढ़ा कैसे? ये तो थोड़ा विरोधाभासी लगता है। ये बड़ा है यूजर्स के बर्ताव में आए बदलाव से। बर्ताव में बदलाव? हाँ, जैसे ही कोई ग्राहक 4G से 5G प्लान पर अपग्रेड करता है, वो ज्यादा डेटा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। आंकड़ों के मुताबिक अब एक यूजर महीने में औसतन 38.7 GB डेटा इस्तेमाल कर रहा है। यूजर को ज्यादा वैल्यू मिल रही है और कंपनी को ज्यादा कमाई। ये कमाई बढ़ाने का एक बहुत ही टिकाऊ तरीका है, क्योंकि आप ग्राहक पर बोझ नहीं डाल रहे हैं, बल्कि उसे ज्यादा सुविधा दे रहे हैं। बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये हमेशा चल सकता है? मतलब एक सीमा के बाद कोई इंसान और कितना डेटा इस्तेमाल करेगा? क्या कंपनी को आखिर में ग्रोथ बनाए रखने के लिए कीमतें बढ़ानी ही नहीं पड़ेंगे? बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब सिर्फ मोबाइल डेटा में नहीं छिपा है। जियो की रणनीति अब एक कनेक्टेड इकोसिस्टम बनाने की है। वो सिर्फ डेटा नहीं बेच रहे, वो जियो फाइबर और एफ फाइबर के जरिए घरों को जोड़ रहे हैं, जियो सिनेमा पर कंटेंट दे रहे हैं। जब एक ग्राहक इस इकोसिस्टम में आ जाता है तो उसे सिर्फ ज्यादा डेटा नहीं बल्कि दूसरी सर्विसेज बेचना आसान हो जाता है। और रही बात डेटा की, तो ग्रामीण इलाकों में 5G का इस्तेमाल शहरी इलाकों से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ये एक ऐसा बाजार है जहां ग्रोथ की अभी बहुत बड़ी गुंजाइश बाकी है। तो जियो का मॉडल साफ है, इकोसिस्टम बनाकर ग्राहक से होने वाली कमाई बढ़ाना। क्या रिटेल में भी हमें ऐसी कोई गहरी रणनीति दिख रही है या वहां सिर्फ ज्यादा से ज्यादा स्टोर खोलने पर जोर है?
यहाँ 18% की ग्रोथ तो है, लेकिन जो एक आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है जियो मार्ट के रोजाना ऑर्डर्स में 200% की बढ़ोतरी। और ये 200% का आंकड़ा ही रिलायंस रिटेल की असली कहानी कहता है। ये इस सेगमेंट के दूसरे प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और इसकी वजह सिर्फ एक ऐप नहीं है। रिलायंस यहाँ अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, उसका हजारों स्टोर्स का फैला हुआ फिजिकल नेटवर्क। इसे थोड़ा और समझाइए। फिजिकल नेटवर्क ऑनलाइन ऑर्डर बढ़ाने में कैसे मदद कर रहा है? सोचिए, बाकी क्विक कॉमर्स कंपनियां बड़े बड़े वेयरहाउस बनाती हैं और वहां से सामान डिलीवरी करती हैं। हाँ, उसमें लागत और समय दोनों ज्यादा लगता है। बिल्कुल। रिलायंस क्या कर रहा है, वो अपने हर रिलायंस फ्रेश, स्मार्ट पॉइंट या जियो मार्ट स्टोर को एक छोटे डिलीवरी हब में बदल रहा है। जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो सामान किसी दूर के वेयरहाउस से नहीं, बल्कि आपके नजदीक के स्टोर से आता है। अच्छा। इससे डिलीवरी टाइम और कॉस्ट दोनों घट जाते हैं। ये एक ऐसा लॉजिस्टिकल फायदा है जिसका मुकाबला करना नए स्टार्टअप्स के लिए लगभग नामुमकिन है। समझ गया। तो वो अपने पुराने फिजिकल बिजनेस को नए डिजिटल बिजनेस के लिए एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और दस्तावेज बताते हैं कि उनका FMCG बिजनेस, यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें बनाने वाला बिजनेस भी दुगना होकर 5,400 करोड़ का हो गया है। मतलब वो सिर्फ दूसरों का सामान नहीं बेच रहे हैं। बिल्कुल, ये एक पूरा लूप बना रहे हैं। अपने ब्रांड्स जैसे कैंपा कोला या इंडिपेंडेंस बनाते हैं और फिर उन्हें अपने ही विशाल रिटेल और ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए बेचते हैं। इससे वो पूरी वैल्यू चेन को कंट्रोल करते हैं, बनाने से लेकर बेचने तक। ये मार्जिन बढ़ाने और बाजार पर कब्जा करने की एक क्लासिक रणनीति है। ये सब विस्तार, चाहे वो 5G हो या रिटेल, इसमें बेतहाशा पैसा लगता है। तो सवाल यह है कि ये पैसा आ कहां से रहा है? अब बात करते हैं कंपनी के उस पुराने हाथी की जो आज भी रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 57% कमाता है। ऑयल टू केमिकल्स यानी O2C बिजनेस। और इस तिमाही में इस हाथी ने भी जबरदस्त दौड़ लगाई है। O2C सेगमेंट का EBITDA 21% बढ़ा है। इसकी मुख्य वजह है फ्यूल क्रैक्स में सुधार। फ्यूल क्रैक्स? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बेकर हैं। आटे यानी कच्चे तेल का भाव भले ही स्थिर हो, लेकिन अचानक बाजार में ब्रेड यानी पेट्रोल डीजल की मांग बहुत बढ़ जाए तो आप हर ब्रेड पर ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। सही है। रिलायंस के साथ यही हुआ है। कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन में बदलने पर मिलने वाला मुनाफा काफी बढ़ गया है। और जाहिर है कंपनी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया होगा। बिल्कुल। उन्होंने अपनी रिफाइनरी को पूरी क्षमता पर चलाया ताकि इन बढ़े हुए मार्जिन्स का लाभ उठा सकें। साथ ही जियो BP पार्टनरशिप के जरिए घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की बिक्री भी 34% बढ़ी है। ये दिखाता है कि O2C बिजनेस अब भी कंपनी के लिए एक जबरदस्त कैश मशीन है। और यहीं पर एक निवेशक के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। एक तरफ ये कैश मशीन है जो हजारों करोड़ कमा रही है, दूसरी तरफ स्क्रीनर जैसे डेटा सोर्स कंपनी के कुछ विपक्ष भी दिखाते हैं। जैसे पिछले 3 सालों में सिर्फ 8.79% का रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो इस साइज की कंपनी के लिए कम लगता है, और शेयरधारकों को बहुत कम डिविडेंड देना। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? एक आम निवेशक को ये कैसे समझना चाहिए? ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सवाल है और ये हमें उस ग्रोथ बनाम वैल्यू की बहस पर वापस ले आता है। रिलायंस इस समय पैसे कमाने से ज्यादा पैसा लगाने के मोड में है। O2C बिजनेस जो भी कैश कमाता है उसे लगभग तुरंत 5G रिटेल और न्यू एनर्जी जैसे भविष्य के बिजनेस बनाने में फिर से इन्वेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन एक निवेशक के तौर पर यह चिंता की बात हो सकती है। कंपनी सालों से निवेश के दौर में है। क्या कोई संकेत है कि ये भारी केपेक्स कब मुनाफे और डिविडेंड में बदलना शुरू होगा, या ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है जिसमें निवेशक सिर्फ पैसा लगाता रहेगा? ये एक वाजिब चिंता है और मैनेजमेंट से कॉन्फ्रेंस कॉल में इसी तरह के सवाल पूछे भी गए। उनका जवाब ये है कि 5G का जो सबसे बड़ा निवेश है वो अब पूरा होने की कगार पर है। जैसे जैसे 5G से कमाई बढ़ेगी और केपेक्स कम होगा, कैश फ्लो बेहतर होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक निवेशक को अपनी उम्मीदें साफ रखनी होंगी। आप रिलायंस में एक स्थिर डिविडेंड देने वाली कंपनी के तौर पर निवेश नहीं कर रहे। तो फिर आप एक ऐसे कंपनी में पैसा लगा रहे हैं जो आज के पक्के मुनाफे को कल के एक बहुत बड़े लेकिन कुछ हद तक अनिश्चित दाव पर लगा रही है। तो चलिए इसी भविष्य के दांव की बात करते हैं। ये शायद सबसे रोमांचक हिस्सा है। कंपनी न्यू एनर्जी को अपना अगला जियो मूवमेंट कह रही है। ये एक बहुत बड़ा बयान है। क्या ये सिर्फ मार्केटिंग है या इसके पीछे कोई ठोस योजना भी है?
इसके पीछे जामनगर में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम है। और यहाँ इकोसिस्टम शब्द बहुत जरूरी है। वो सिर्फ सोलर पैनल या बैटरी नहीं बना रहे। अच्छा, वो पूरी सप्लाई चेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड टू एंड कंट्रोल, जैसा उन्होंने जियो में किया था। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई टेस्ला की गीवा फैक्ट्री और एक पूरी सिलिकॉन वैली को एक ही जगह बना रहा हो। वो पॉलीसिलिकॉन, जो सोलर पैनल का कच्चा माल है, उससे लेकर तैयार सोलर पैनल बनाने तक और बैटरी सेल से लेकर पूरे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम तक सब कुछ एक ही छत के नीचे करेंगे। बाप रे। लक्ष्य है 20 गीगावाट सोलर पीवी और 100 गीगावाट घंटे की बैटरी गीगा फैक्ट्री बनाना। ये सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, बल्कि पूरे ग्रीन एनर्जी सेक्टर पर अपनी धाक जमाने की कोशिश है। ये तो वाकई में एक गेम चेंजर हो सकता है। और इस नए बिजनेस के दिमाग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के बारे में क्या? यहाँ भी एक नई कंपनी रिलायंस इंटेलिजेंस की बात हो रही है। हाँ, और ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। उनका मकसद सिर्फ अपनी रिफाइनरी या रिटेल बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल करना नहीं है। मतलब? वो एआई को एक प्रोडक्ट की तरह बनाकर बेचना चाहते हैं। मेटा यानी फेसबुक के लामा मॉडल पर काम करने के लिए जो पार्टनरशिप हुई है, वो दिखाती है कि वो भारत के लिए बने एआई समाधानों में एक बड़े खिलाड़ी बनना चाहते हैं। वो सिर्फ एआई के यूजर नहीं, बल्कि क्रिएटर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने कंपनी के पुराने बिजनेस, आज के ग्रोथ इंजन और भविष्य के दाव तीनों को देख लिया है। अगर हमें इस पूरी चर्चा को एक रिटेल निवेशक के लिए कुछ मुख्य बिंदु में समेटना हो, तो वो क्या होंगे? मेरे हिसाब से 4 सबसे जरूरी बातें हैं। पहली, डाइवर्सिफिकेशन। अब सिर्फ एक कहानी नहीं, हकीकत है। जियो और रिटेल की दमदार ग्रोथ ने कंपनी को तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव से काफी हद तक सुरक्षित कर दिया है। जिससे नतीजों में एक स्थिरता आई है। बिल्कुल। और दूसरा बिंदु जरूर निवेश और रिटर्न से जुड़ा होगा। सही पकड़ा। दूसरा है आज नहीं कल। कंपनी भारी निवेश के दौर में है, तो एक निवेशक के तौर पर शॉर्ट टर्म रिटर्न जैसे डिविडेंड या ऊंचे आरओई की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपका दाव इस बात पर है कि 5G, न्यू एनर्जी और एआई में किया गया ये निवेश भविष्य में कई गुना ज्यादा रिटर्न देगा। और तीसरा, उनकी हर बिजनेस में काम करने की रणनीति। हाँ, तीसरा है इकोसिस्टम बनाकर कब्जा करो। जियो में वो डेटा यूसेज और सर्विसेज से आरओपीयू बढ़ा रहे हैं, न कि सिर्फ कीमतें बढ़ाकर। और रिटेल में वो अपने फिजिकल स्टोर्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करके क्विक कॉमर्स में एक, कह सकते हैं, अजय बढ़त बना रहे हैं। वो सिर्फ मुकाबला नहीं करते, वो पूरे खेल के नियम बदलने की कोशिश करते हैं। और आखिर में भविष्य की तस्वीर। चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, न्यू एनर्जी और एआई। आज ये रेवेन्यू में शायद कुछ खास योगदान नहीं दे रहे, लेकिन आने वाले दशक में ये दोनों सेक्टर मिलकर कंपनी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लॉन्ग टर्म निवेशकों की नज़र असल में इसी दांव पर होनी चाहिए। ये वो मून शॉट्स है जो अगर सफल हुए तो आज के सारे आंकड़े छोटे लगने लगेंगे। तो ये था रिलायंस इंडस्ट्रीज की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और कॉन्फ्रेंस कॉल का हमारा विस्तृत विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे कंपनी अपने पुराने बिजनेस से मिले कैश को भविष्य की टेक्नोलॉजी और नए बाजारों पर लगा रही है। अब सोचने वाली बात यह है, क्या कोई एक ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहता है जो आज के पक्के मुनाफे को कल के एक बहुत बड़े लेकिन कुछ हद तक अनिश्चित दांव पर लगा रही है? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि रिलायंस की ये कहानी किसी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में फिट बैठती है या नहीं। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने साथी निवेशकों के साथ शेयर करें और स्टॉक स्ट्रीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात, नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगला विश्लेषण किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। अगली बार तक के लिए अलविदा।